So friends, now we will discuss the parliament structure and important facts. तो यहाँ पे हम आपके साथ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया है, ये इंडियन पार्लियामेंट है हमारी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो ये, पार्लियामेंट को डिज़ाइन ब्रिटिशर्स के समय ही डिज़ाइन कर दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पार्लियामेंट की जो सीट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया तो हमने पार्लियामेंट की एक फॉर्मेशन नए सिरे से की। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 79 आता है। आर्टिकल 79 में हमने पार्लियामेंट को मेंशन किया है और उसमें ये बताया है कि पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, टू हाउसेस एंड इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट को मिलकर हम पार्लियामेंट का नेम देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है कि पार्लियामेंट मीन्स, तो उसमें आपको बताना है टू हाउसेस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। दो हाउसेस की अगर हम बात करें तो उसमें एक है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। दूसरी है लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। कारण वो ये है लोकसभा को लोअर हाउस कहने का, क्योंकि इसमें जो टोटल सीटें हैं 545, उसमें से 543 सीट्स जो है वो इलेक्टेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिया, यानी भारत की जनता इनको चूज़ करके, इनको इलेक्ट करके लोकसभा में भेजती है। लेकिन दो ये जो मेंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जनता के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट के जो एमएलएज हैं उनके द्वारा राज्यसभा की सीटों को फिल किया जाता है, भरा जाता है। यानी एमएलए उस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा की, इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। और लोकसभा को इसीलिए हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लोकसभा में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो 550+2 सीट्स जो है वो डिज़ाइन की गई थी, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की 552 बताई गई थी। लेकिन कहा जाता है कि 543 सीटों पे ही अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। 7 सीट्स हमारे यहाँ पर अभी, जैसे आप पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कुछ चाइना जो 1962 की वॉर हुई उसमें सीटें हमारे हाथ से निकल गई। तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिनमें इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे देश का होल्ड नहीं है, इसलिए इलेक्शन जो है वो 543 सीट्स पे ही कंडक्ट किए जाते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी लोकसभा सेटअप होगी और 543 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आएंगे, तो उसमें जो भी मेजॉरिटी होगी, और मेजॉरिटी ली जाती है 50%+1 यानी 272। ये एक डेटा है लोकसभा में गवर्नमेंट फॉर्म करने का। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 272 होने चाहिए। 272 मेंबर जिस पार्टी के होंगे वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और रेस्ट जो एमपीज बचते हैं वो ऑपोजिशन माने जाते हैं। तो इसमें कई पार्टीज होंगी। तो मेन ऑपोजिशन पार्टी बनाने के लिए 1/10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, उस पार्टी को एक राइट दिया गया है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाएगी। और ये 1977 से ये एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर हम आपको इस लोकसभा के बारे में बताएं तो यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट अभी रनिंग है। 335 अराउंड इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें सबसे बड़ा जो दल है वो बीजेपी है 282 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ। लेकिन अपने कोalition के साथ इसको एनडीए के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो पार्टीज़ हैं उसमें यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसमें कहा जाता है कांग्रेस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 44। तो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो 16वीं लोकसभा में, 16th लोकसभा में है, वो है बीजेपी 282 सीट्स के साथ। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे 44 है, कांग्रेस। तो हमने ये टॉपिक आपके साथ यहाँ पे डेटा इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि जैसा भी हमने आपको बताया कि 1/10 जो है वो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑपोजिशन पार्टी के लिए, ताकि वो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना पाए। लेकिन आपको यहाँ पे देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी भी पार्टी को 1/10
यानी 54 और 55 अराउंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिले। इस वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया था इस 16वीं लोकसभा में। और कहा जाता है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ने में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फिर ऑथराइज किया और बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट से कहा कि पार्टी जो है वो ऑपोजिशन मेन कांग्रेस को ही माना जाए। भले ही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं डेटा इनके पास है, लेकिन फिर कांग्रेस को ऑपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया गया बाय द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी फिलहाल कांग्रेस ने अपना एक मेन ऑपोजिशन पार्टी लीडर बनाया हुआ है जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं फिलहाल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसको जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो जस्ट लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर उसको वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसके इक्वलेंट ट्रीट किया जाता है, तो आप बताएंगे जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये हमने इसमें आपके साथ डिस्कस किया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। So in parliament, next point is if a member of the either house remains absent for 60 days without seeking the permission of the house, his seat can be declared vacant by the house. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा का और वो 60 डेज़ यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं तो उनकी जो सीट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी वैकेंट बाय द हाउस। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ध्यान रखना होता है कि जब भी वो एब्सेंट रहें तो वो इन्फॉर्म करें अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अगर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उन्हें स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा, और अगर वो राज्यसभा के एमपी है तो उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इन्फॉर्म करना होगा कि वो क्यों आज का सेशन अटेंड नहीं कर रहे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एक एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट का मतलब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकसभा की प्रोसीडिंग चल रही है और मान लेते हैं कि किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कोई डिबेट हो जाती है, गहमा गहमी हो जाती है, या कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं कि स्पीकर को लगता है कि आज हाउस को यहीं पर रोकना होगा। तो वो एडजर्न करने की जो अथॉरिटी है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। यानी लोकसभा का अगर प्रोसीडिंग उस समय उस दिन पर्टिकुलर डे अगर उसको रोकना है तो लोकसभा स्पीकर उसको एडजर्न करेंगे, और अगर राज्यसभा की प्रोसीडिंग को उस पर्टिकुलर डे में रोकना है तो राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो उसको एडजर्न करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ये कि लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं और एक डेप्टी स्पीकर। स्पीकर का जो इलेक्शन है या आप इसे बोल सकते हैं उनका जो एक चुनाव है वो अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा ही किया जाता है। यानी लोकसभा के जो एमपीज़ हैं वो अपने में से लोकसभा के स्पीकर को चूज़ करेंगे। जो भी टोटल एमपी हैं, जैसा भी हमने आपको बताया था कि 545 टोटल लोकसभा के एमपीज़ होंगे, तो अमंग 545 में से एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज़ होगा। उसी तरह से राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जैसा हमने आपको बताया कि टोटल स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल 245 है। इनमें से जो चेयरमैन है वो अमंग राज्यसभा एमपीज़ नहीं आते। राज्यसभा के चेयरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। जैसा हमने वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ऑफिशिएट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो तब वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया है कि तब तक आप राज्यसभा की चेयरमैनशिप होल्ड करें। लेकिन राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो अमंग 245 एमपीज़ में से ही चूज़ किया जाता है। यानी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने में से डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि जो सैलरीज़ हैं और जो अलाउंसेज हैं चेयरमैन के एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जैसा हमने आपको पहले भी बताया था भारत सरकार का ये लॉकर नंबर 1 है, और यहीं से सभी की सैलरीज जो भी हमारे पार्लियामेंट है, हमारी एग्जेक्टिव है, उन सभी की सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है जो हमारा वोटिंग जो एज है
61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इसको एडल्ट सफरेज जो है, वयस्क मताधिकार जिसे हम बोलते हैं, वो एज लिमिट 21 से घटाकर 18 ईयर्स की गई। और इसको करने का जो क्रेडिट है वो उस समय के दी देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी के टाइम पीरियड में 61st अमेंडमेंट एक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारी जो लोकसभा में जो वोटिंग की जाती है लोकसभा के इलेक्शंस में, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो वोटिंग होगी वो 18 ईयर्स तक जो है वो वोट डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी डिबेट करते हैं अंदर यानी पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने में उनको कोई हेजिटेशन ना रहे। वो फ्री है कुछ भी बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दी गई है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट उनको दिया गया है, फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस उनको दी गई है, ताकि बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर डिबेटिंग ऑन नेशनल लेवल। यानी वो एक नेशन के लिए डिबेट कर रहे हैं, जनता के लिए डिबेट कर रहे हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनको किसी भी तरह का कोई डर ना हो कि अगर हमने इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो कहीं सरकार उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर ना दे दे। तो यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। So well, next point, if a private member wishes to introduce a bill, he must give 1 month prior notice of his intention to introduce the bill, seeking permission of the House to do so. प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट की एक क्वेरी रहती है कि प्राइवेट मेंबर बिल से क्या मतलब है। क्या कोई एक आम व्यक्ति इंडिया का इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में? तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट मेंबर से मतलब होता है ऑपोजिशन। जैसा अभी हम आपके साथ आगे भी डिस्कस करेंगे, जब मेजॉरिटी जो आती है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि एनडीए गवर्नमेंट अभी रनिंग है इंडिया में, 2014 से 2019 इनका टेन्योर है 5 साल के लिए। एनडीए गवर्नमेंट में जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि टोटल इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 335 हैं। ये अपने में से एक लीडर को चूज़ करते हैं जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी टीम को डिज़ाइन करें। यानी इस 335 में से वो अपने मिनिस्ट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एचआरडी, और ये नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिए जाएंगे। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को ओथ इनकी कंडक्ट करवाते हैं। तो ये जो अलग अलग कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स यहाँ पे बनाए गए, इस पूरे ग्रुप को हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और इसको हम हिंदी में मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। इसके बाद इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे दो दो इनके सबॉर्डिनेट्स बनाए जाते हैं, और वो भी 335 टीम से ही चूज़ किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को ये अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर ये नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी ओथ सेरेमनी को कंडक्ट करेंगे। तो तब ये हम जो अगर हम यहाँ से इस ग्रुप को बनाएं तो इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक डिफरेंस है कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कैबिनेट में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये है प्राइम मिनिस्टर प्लस 8 to 9 जो कि मेन कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं, और प्लस उनके नीचे जो मेंबर्स हैं जो उनको एक तरह से सबॉर्डिनेट है। तो यहाँ तक का जो ग्रुप है वो है कैबिनेट, और पूरी अगर हम लोग इस टीम की बात करें तो इस टीम को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो क्वेश्चन इस एंगल से पूछा जाता है वो ये कि पावर्स में कौन बड़ा होता है, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो आप बोलेंगे पावर्स में कैबिनेट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथ में बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ ये बात इसलिए डिस्कस की कि जो भी टॉपिक है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो ऑथराइज मिनिस्टर है वही उठाता है, वही बिल बनाता है, और वही इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को। लेकिन अगर ऑपोजिशन का कोई एमपी किसी बात को उठाना चाहता है तो उसके उठाए हुए, उसके रेस किए हुए इशू को हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। यानी ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बट ये डिपेंड करता है कि उसकी परमिशन हाउस में उसको मिली या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर 6 मंथ्स
का एक गैप होता है लोकसभा के सेशन में। लोकसभा के अगर हम लोग सेशन की बात करें पार्लियामेंट की, उसमें 3 सेशन डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें पहला सेशन है बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन। जैसे हमने यहाँ पे आपको मंथ वाइज शो किया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट 2 सेशन होने बहुत ज़रूरी है लोकसभा के, यानी 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता रहा है कि अगर 2 सेशन के बीच में 6 महीने का से ज़्यादा का अगर गैप होता है तो क्या होगा उसमें। तो आप इसमें आंसर बताएंगे कि गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम पीरियड एक्सीड होता है तो गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक थोड़ा सा अंतर बस ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो 2 नॉमिनेट मेंबर हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियंस, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। सेकंड, राज्यसभा के जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के, दे विल ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ही करते हैं, इसलिए उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना किया गया है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप ऑलवेज बोलेंगे ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पे थोड़ी गलती स्टूडेंट के द्वारा कई बार क्वेश्चन को अटेंड करते समय हो जाती है, वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर की। सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा। जैसा हमने यहाँ पे पिक्चर में शो किया है राज्यसभा, ये राज्यसभा को हमने दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बैठे हुए हैं और यहाँ पे कई सारी चेयर्स आप देख रहे होंगे खाली हैं। और जैसा भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आते, एब्सेंट हैं उस सेशन में या उस दिन की प्रोसीडिंग्स में, तो उनको राज्यसभा के जो चेयरमैन यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि ऑनरेबल जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयर कर रहे हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको आपको इन्फॉर्म करना होता है। क्योंकि एक यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है उसको हम लोग बोलते हैं कोरम होना बहुत ज़रूरी है। कोरम से मतलब होता है कि 1/10 अगर स्ट्रेंथ नहीं आती तो उस दिन का सेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो अराउंड 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में होने बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह ये कोरम राज्यसभा में भी डिफाइन किया जाता है कि अगर टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 किसी दिन अगर एब्सेंट है और उस दिन नहीं उपस्थित होते हैं तो ये सेशन रन नहीं होगा। कारण उसका ये है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें अराउंड 1.25 लैक्स का एक एक्सपेंडिचर होता है, इतना पैसा खर्च होता है। और उस दिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आते ज़्यादा तो वो दिन एक तरह से वेस्ट गया, क्योंकि आपने डिबेट या डिस्कशन नहीं किया बिल्स के ऊपर। तो जनता का पैसा है और वो वेस्ट ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोरम रखा गया है, 1/10 स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है उस दिन सेशन रन करने के लिए। उसके अलावा जैसा राज्यसभा के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया कि 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा फॉर्म हुई। टोटल स्ट्रेंथ इसकी 250 मानी जाती है, लेकिन 245 मेंबर्स हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते। राज्यसभा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस माना जाता है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। जैसा अब अभी हम लोकसभा में आपको बताते आ रहे थे कि अभी लोकसभा 16th लोकसभा रनिंग है। जब भी नई इलेक्शन होकर नई लोकसभा आती है उसकी एक नंबरिंग डाली जाती है। और सिंस 1950 जब से लोकसभा बनी तब से अभी तक 16वीं लोकसभा ये फ़िलहाल रनिंग है। लेकिन राज्यसभा की कोई भी नंबरिंग आप नहीं देखेंगे, परमानेंट हाउस माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें आफ्टर एवरी 2 ईयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1/3 यहाँ से निकल जाते हैं और नए 1/3 यहाँ पर आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं 1/3। और जो भी 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से रिटायर होते हैं उनका खुद का टेन्योर 6 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे दो सॉरी, यहाँ पे 2 क्वेरीज अक्सर स्टूडेंट के मन में रहती है और वो क्वेश्चन पूछता है कि पहला पॉइंट तो ये कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बनाया गया, फर्स्ट। सेकंड वो ये कि राज्यसभा में जो भी ये डिज़ाइनिंग है आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, तो ये डिज़ाइनिंग किस तरह से की गई। और ऑब्वियसली
राज्यसभा के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एक साथ नहीं आए होंगे, क्योंकि हर 2 साल के बाद 1/3 एमपी ऐसे होते हैं जिनके 6 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा कहा जाता है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है लोकसभा 5 साल के लिए आई है और 5 ईयर्स के लिए ही रन करे। कोalition गवर्नमेंट का एक एरा चला था, अभी एनडीए गवर्नमेंट से पहले आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी का असिस्टेशन हुआ, उसके बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई 1989 से लेके 2000 आप मान सकते हैं 14 तक हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोalition गवर्नमेंट का एरा चला। और कई बार आपने सुना होगा एक मुहावरा अक्सर यूज़ किया जाता है, आया राम गया राम, यानी लोकसभा 5 साल के लिए आई लेकिन 1 साल में डिसॉल्व हो गई। अगर लोकसभा कभी इस तरह से डिसॉल्व हो जाती है और देश के ऊपर कोई एक संकट आ जाता है तो उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यसभा को दी गई है। उसमें हम आपको एक एग्जांपल भी देना चाहेंगे। कारगिल वॉर 1999 में हुई और जब पाकिस्तान ने कारगिल में अटैक किया उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए सरकार रनिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोalition गवर्नमेंट की वजह से लोकसभा डिसॉल्व हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी की पूरी कारगिल वॉर उस समय राज्यसभा के द्वारा टैकल की गई। तो इसी वजह से शायद जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मर जिन्होंने फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने शायद ये बात सोची कि एक हाउस ऑलवेज देश की सेवा में रहे और इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस के रूप में डिज़ाइन किया गया। जहाँ तक बात है राज्यसभा की फॉर्मेशन की, तो ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा में सबसे पहले 1/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फिल किया गया, उसके 2 साल के बाद 1/3 फिल किए गए, फिर नेक्स्ट 2 ईयर 1/3 फिल किए गए, और फिर जब नेक्स्ट 2 ईयर के बाद 1/3 को फिल किया गया तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 1/3 के 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे और उनको बाहर किया गया और नए 1/3 को राज्यसभा का एमपी बनाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा को बनने में लमसम 8 साल लगे और फिर उसके बाद ये साइकिल रोटेट कर गई कि आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 एमपी जरूर ऐसे होंगे जिनके 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। दूसरा, जहाँ तक बात है एज लिमिट की, 30 ईयर्स एक एज लिमिट है राज्यसभा का अगर आप एमपी बनना चाहते हैं। और उसके बाद जैसा अभी हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया, इसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। फिर जैसा भी हमने आपको बताया था कि इसमें 2 क्लासेस होती हैं, नॉमिनेट मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन। स्टेट के जो एमएलएज हैं वो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके द्वारा ये एमपी भेजे जाते हैं राज्यसभा में। नॉमिनेट मेंबर्स हैं, 12 नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं जिसमें हिस्टोरियंस, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, स्पोर्ट्स सेक्शन से, आर्ट एंड कल्चर से, म्यूज़िक से, डांस की फील्ड से, बॉलीवुड से, जैसा सचिन तेंदुलकर भी नॉमिनेट है, जावेद अख्तर साहब इसमें नॉमिनेट थे, शबाना आज़मी इसमें नॉमिनेट थी, जया बच्चन इसमें नॉमिनेट थी। ये अपने अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। कारण उसका ये है कि राज्यसभा में अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है डिस्कशन के लिए और वो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो उस फील्ड का जो स्पेशलिस्ट है वो राज्यसभा को कंसल्ट करेगा और बताएगा उस फील्ड के बारे में। तो जो एक डिस्कशन है वो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हो पाएगा उस बिल के ऊपर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्यसभा में आता है कि राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता और राज्यसभा को ये अथॉरिटी और राइट नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड कर पाए। तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि राज्यसभा में चूंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है भारत की जनता का, और मनी बिल का मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड कोई बात शायद डिस्कस हो रही है, यानी हो सकता है कोई नया टैक्स लगने जा रहा हो, तो जनता के रिप्रेजेंटेशन चूंकि राज्यसभा में नहीं है इसी वजह से राज्यसभा को उतना फोकस नहीं किया जाता मनी बिल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि राज्यसभा को 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है मनी बिल पे डिस्कशन के लिए। अगर वो कोई बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, कोई वाइटल सजेशन देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होगा लोकसभा के लिए। लोकसभा चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे और चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। यानी मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का रोल होता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एज ए लॉ उसको बना दिया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इन राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, पौंडीचेरी को जैसे आज पुडुचेरी कहा जाता है, आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। दिल्ली और पुडुचेरी से भी राज्यसभा की सीटों को बताया गया है। जैसे दिल्ली में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के एंड पुडुचेरी से एक एमपी राज्यसभा में आते हैं।
यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की कोई सीटें नहीं हैं, जो रेस्ट 5 यूटीज़ हैं। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे ये पॉइंट बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि दिल्ली यूटी है एंड पुडुचेरी भी यूटी है, लेकिन दिल्ली से 3 सीटें राज्यसभा की हैं एंड पुडुचेरी से 1 सीट राज्यसभा की भरी जाती है। उसके बाद जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लेकिन राज्यसभा से अगर इनको चेयरमैनशिप से रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को, तो उनका जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में भी ओरिजिनेट होगा। कारण वो यही है कि राज्यसभा के ये चेयरमैन हैं, इसीलिए इनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो सबसे पहले राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद लोकसभा अगर उसको एग्री करती है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी सीट से हटना होगा। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज़ अपने में से उनको सेलेक्ट करते हैं। ये हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा हमने आपको बताया पहले भी कि जो एमएलएज हैं वो राज्यसभा के एमपीज़ के इलेक्शन में भाग लेते हैं। सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, जो इसका पहला पॉइंट है वो है 545 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। इसमें 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया जाता है। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, और इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेन्योर भी 5 ईयर होता है, यानी आफ्टर एवरी 5 ईयर लोकसभा के इलेक्शन होंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट 1976 की अगर बात करें, तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा का टेन्योर 1 साल इंक्रीज़ कर दिया था, उसको एक्सटेंड किया और उसको 6 ईयर्स कर दिया था अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बाद में जब 44th अमेंडमेंट हुआ, मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, जनता पार्टी की सरकार आई, लोकसभा में एक ये जो टेन्योर पहले से 5 साल था जिसको 6 साल किया, उसको दोबारा से 5 साल 44th अमेंडमेंट 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने किया। एज की अगर बात करें तो इनकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स मानी जाती है, यानी लोकसभा के इलेक्शन अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज 25 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसी राज्यसभा में भी मिनिमम एज 30 ईयर्स बताई जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह विधानसभा में अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ भी मिनिमम एज 25 ईयर है, जस्ट लाइक लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। और जिन स्टेट्स में बाई कैमरल सिस्टम है, यानी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जस्ट लाइक रोल प्ले करती है इन स्टेट, जस्ट लाइक राज्यसभा, उसकी भी वोटिंग में जो पार्टिसिपेट करने की आपको एज डिफाइन की गई है वो 30 ईयर्स है मिनिमम एज। तो लोकसभा की मिनिमम एज 25 एंड राज्यसभा की मिनिमम एज 30 ईयर्स है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें स्पीकर होता है, जो लोकसभा के एमपीज़, अमंग एमपीज़ ऑफ लोकसभा ही उनको इलेक्ट किया जाता है। कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हमें आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन के द्वारा तब लाया जाता है जब ऐसा लगता है उनको, किसी भी बिल पे अगर मान लेते हैं लोकसभा में डिबेट चल रही है जिसको मोशन बोला जाता है, और उस डिबेट में अगर ऑपोजिशन जीत जाता है आफ्टर मोशन, एक रेजोल्यूशन होता है, यानी उसमें एक बजर राउंड होगा, और उस बजर राउंड में अगर ऑपोजिशन जीतता है तो ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि हम माइनॉरिटी में हैं और गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, तो हमें इस टॉपिक पे हार जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम जीते हैं तो इसका मतलब कहीं गवर्नमेंट माइनॉरिटी में तो नहीं है, यानी उसका कोई ग्रुप या कोई एमपी उसके साथ नहीं है। तो इस बेस पर ऑपोजिशन अगर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक सलाह दे सकता है और एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप पहले ये चेक करवाएं कि लोकसभा में गवर्नमेंट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला जाता है। और ऑब्वियसली ये लोकसभा में ही इसको इनिशिएट किया जाता है और लोकसभा में ही ये पास होता है। राज्यसभा का नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रोल नहीं होता। उसके बाद जैसा भी हमने आपको बताया, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जितने भी हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में। कारण वो यही है क्योंकि मनी बिल जनता से रिलेटेड है और जनता के जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा में है, इसीलिए लोकसभा से ही ज़्यादा पूछा जाता है मनी बिल के बारे में, उसकी कंसेंट ली जाती है और जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी जो डिसीजन ले उसको ही
माना जाता है। उसके बाद जैसा अभी हमने आपको बताया, लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, 5 साल के लिए लोकसभा सेटअप होती है। लेकिन कई बार जैसा कोalition गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट पहले भी डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल के लिए सेटअप हुई लोकसभा, लेकिन अगर कोalition गवर्नमेंट है और पार्टी से कुछ पार्टी सपोर्ट वापस लेती है तो डिसॉल्व उसको किया जा सकता है। तो उसकी जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वेल, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट के टॉपिक पे आपके साथ वो बातें डिस्कस करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट का रोल है वो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा हमने ऑलवेज आपसे कहा, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा के एमपी नहीं होते। यानी जब इनका इलेक्शन होगा, अगर वो एमपी है भी तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो डिसक्वालिफिकेशन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिसक्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, लेकिन उसकी जो कंसल्टेशन है वो इलेक्शन कमीशन से लेके के साथ की जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कि ये एमपी डिसक्वालिफाइड है या नहीं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। लोकसभा में कोई भी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो पहले वो यहाँ पे हम आपके साथ कुछ कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, इसके अंदर लोकसभा से कोई बिल पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा से पास होता है, देन उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने सिग्नेचर करते हैं, तब वो लॉ बन जाता है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आती है कि अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन राज्यसभा में वो फेल हो गया तो वो बिल आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाता है। या इसके अंदर एक कंडीशन ये भी है सेकंड पॉइंट के अंदर कि कोई बिल लोकसभा में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ और वो लोकसभा में ही फेल हो गया तो वो आगे नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा राज्यसभा ने उसको पास किया लेकिन लोकसभा ने उसको फेल कर दिया, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के लिए आगे नहीं जाएगा। फोर्थ, इसके अंदर सेक्शन ये आता है कि राज्यसभा में ही कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में ही वो फेल हो गया तो वो आगे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल लोकसभा में आया, यहाँ से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी वो पेंडिंग है, या कोई बिल लोकसभा में आया और अभी वो यहीं पे पेंडिंग हो गया। कहने का मीन ये है कि कोई भी बिल अगर एक किसी भी हाउस में रुका हुआ है और उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स हो चुके हैं, तब जॉइंट सेशन की कॉल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जो आर्टिकल 108 में मेंशन है। तो आर्टिकल 108 से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक राइट है कि अगर कोई भी बिल किसी भी हाउस में पेंडिंग है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल जॉइंट सेशन विच इज़ रिटन इन आर्टिकल 108, और उसको प्रिसाइड किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लेकिन अगर स्पीकर एब्सेंट है देन डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे। तो इसको जॉइंट सिटिंग बोलते हैं टू हाउसेस की, जिसका संबंध जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा, हम आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बताना चाहेंगे कि अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अगर ना कर देते हैं तो उस बिल का क्या होता है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एक अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो किसी भी बिल को मना कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं वापस अपनी एडवाइस के साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल में ये चेंजेस किए जाएं। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 44th अमेंडमेंट 1978 से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक राइट दिया गया है कि अगर वो चाहे तो किसी भी बिल को ओनली फॉर वंस वापस रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल दोबारा उनके पास आता है तो उनको उस पर सिग्नेचर करने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा मिसिंग है पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में। वो मिसिंग पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई, एक टाइम लिमिट नहीं दी गई कि आपको कब ये बिल वापस करना है सिग्नेचर करके। तो कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो उस बिल को पॉकेट में रख सकते हैं, जिसको पॉकेट वीटो बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और वो अगर उसे चाहे तो होल्ड कर सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर या जब तक उनका टेन्योर है।
तो अब आप ये सोचते होंगे कि इस टॉपिक के ऊपर अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको अमेंड करते हैं तो लोकसभा से वो एज ए बिल पास होगा, देन राज्यसभा से पास होगा, और फिर वो जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं होंगे वो अमेंड नहीं हो सकता। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शायद कभी इन फ्यूचर उस पर सिग्नेचर भी करना नहीं चाहेंगे उस अमेंडमेंट पे, क्योंकि उनका जो पॉकेट वीटो का राइट है वो शायद सस्पेंड हो जाएगा उस अमेंडमेंट से। तो यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि पॉकेट वीटो अभी तक इंडिया में 2 बार हुआ है। एक बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया, एंड दूसरा पॉकेट वीटो एपीजे कलाम जी के द्वारा किया गया था जब वो प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट, बजट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बजट जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, उसी के बाद उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकर। जैसा अभी हम आपके साथ लोकसभा और राज्यसभा के टॉपिक में हमने आपके साथ डिस्कस किया, लोकसभा जब भी नई सेटअप होगी, नई लोकसभा आएगी, लोकसभा के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने में से अपनी एक क्लास का मॉनिटर चूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर। हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष इनको बोला जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो यही है, लोकसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, लोकसभा के जितने भी सेशन होते हैं उनको कंडक्ट करवाया जाता है स्पीकर के द्वारा। और स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकसभा के अंदर, यानी जिस टॉपिक पे डिबेट होगी स्पीकर का ये रोल होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करना है और किस तरह से एमपी को एक राइट देना है बोलने का। वो सारा का सारा जो रोल है एक तरह से वो स्पीकर ही हैंडल करते हैं लोकसभा के जितने भी बिल्स में डिबेट होती हैं। उसके साथ साथ स्पीकर के साथ साथ एक डेप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्टी स्पीकर ऑफिशिएट एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी बिल जब उनके पास आता है तो वो ये चेक करते हैं कि वो ऑर्डनरी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है। तो सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, लेकिन अगर कोई बिल मनी बिल है जिसमें मनी से रिलेटेड कोई बात मेंशन है तो उसका डिसीजन लेने का राइट स्पीकर को ही दिया जाता है। मनी बिल हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 109 में एक्सप्लेन है उसका प्रोसीजर कि किस तरह से ये डिसाइड किया जाएगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं और कौन उसको डिसाइड करेगा। उसके बाद आर्टिकल 110 में ये मेंशन किया गया है कि जो मनी बिल है वो किस तरह से पता लगेगा कि ये बिल मनी बिल है, यानी मनी बिल के जो फीचर्स हैं वो 110 में मेंशन किए गए हैं। तो स्पीकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी बिल को ये डिसाइड करना कि वो मनी बिल है या नहीं, क्योंकि अगर कोई बिल मनी बिल है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। इसके अलावा स्पीकर के टॉपिक में अगर डिस्कस करें तो स्पीकर लोकसभा में जो भी वोटिंग होती है उसमें वोट नहीं डालते, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेडलॉक स्पीकर को इनवाइट किया जाता है उनके वोट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसा हम यहाँ आपको बताएं कि लोकसभा में मान लेते हैं कि आज 100 एमपीज़ प्रेजेंट हैं और किसी टॉपिक पे डिबेट हो रही है यानी मोशन, उसके बाद रेजोल्यूशन हुआ यानी बजर राउंड हुआ, और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि इसमें 50 एमपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के हैं और 50 एमपीज़ ऑपोजिशन के हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर इसमें वोटिंग हो तो 50 उसमें येस पढ़ने वाले हैं और 50 नो, यानी नतीजा जो है वो है ज़ीरो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में डेडलॉक बोला जाता है। सो एट द टाइम ऑफ डेडलॉक स्पीकर को इनवाइट किया जाता है कि आप अपना वोट डालें, और उस वोट को कास्टिंग वोट बोला जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में स्पीकर वोट डालते हैं या नहीं, तो आप बोलेंगे कि स्पीकर डज नॉट वोट इन नॉर्मल कंडीशंस। सैलरीज़ की जहाँ तक बात है, स्पीकर की जो सैलरी है वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की इक्वलेंट होती है, और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको चार्ज किया जाता है। इसके अलावा स्पीकर जो है वो कई सारी कमेटीज़ के चेयरमैन भी होते हैं। बहुत सारी कमेटियाँ लोकसभा में बनाई जाती हैं जिसमें 17 कमेटी जो है वो डिफ़ाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें से कई सारी कमेटीज़ की जो एक चेयरमैनशिप है वो स्पीकर होल्ड करते हैं। सो वेल नेक्स्ट पॉइंट, प्रो टर्म स्पीकर। जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है जो उनको चूज़ किया जाता है अमंग द हाउस, उससे पहले ये प्रोसीजर होने से पहले जैसे लोकसभा
हम आपको अगर कहें कि अभी जैसे 16th लोकसभा सेटअप हुई, 16th लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो सुमित्रा महाजन हैं, और 16 लोकसभा की जो डिप्टी स्पीकर हैं वो है पी थम्बी दोरई, AIADMK के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होने में जो टाइम लगा, उस टाइम से पहले एक प्रो टेम स्पीकर चूज़ किया जाता है हाउस से ही। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक टेम्परेरी स्पीकर है, यानी नॉन परमानेंट है। जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर आ जाएंगे तो इनको अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन करना होगा। सो अभी जो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो कमलनाथ थे, और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटेम स्पीकर का, वो ओथ होती है, जो कहा जाता है कि स्पीकर प्रोटेम एडमिनिस्टर ओथ टू दी लोकसभा मेंबर्स। और जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन हो जाता है, इनको अपने डेजिग्नेशन से रिज़ाइन करना होता है।